स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास हमारी अरस्तू पे रहने वाली है। तो आज हम अरस्तू के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं ये यूपीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। अरस्तू एक ऐसी पर्सनैलिटी है ना जिसके बारे में आप मैथ्स वगैरह, सोसाइटी वगैरह, आप कोई भी टॉपिक पढ़ो इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो हम वेस्टर्न थिंकर की पूरी सीरीज कर रहे हैं जिसमें सेकंड हमारी पर्सनैलिटी आएगी अरस्तू। इससे पहले प्लेटो के बारे में मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आपको क्लास मिल जाएगी, वहाँ जाके जरूर देख लेना। तो टाइम पीरियड इसका ये है, ये देख लेना आप लोग। अब आ जाते हैं मेन, हम क्या पढ़ेंगे अरस्तू में यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से हमें क्या पढ़ना है। तो यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से हम अरस्तू के बारे में क्या पढ़ेंगे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये राजनीतिक विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है अरस्तू को, यानी पॉलिटी में इसके क्या विचार है, राजनीति में इसने क्या विचार दिए हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहीं से यूपीएससी प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन देखेंगे तो डायरेक्ट यहीं से पूछे जाते हैं। सेकंड, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि राज्य पर इसके क्या सिद्धांत है, यानी राज्य के ऊपर इसने अपने क्या सिद्धांत दिए हैं। फिर ये बताएगा क्रांति का सिद्धांत, एक एक करके सारे पढ़ेंगे। क्रांति का सिद्धांत क्या है, यानी अरस्तू का क्रांति सिद्धांत। फिर इसने दासता के ऊपर क्या लिखा हुआ है, जो दास होते हैं ना, दास का मतलब आप सभी जानते हैं। उसके बाद ये नागरिकता पर अपने विचार रखेगा कि किसको नागरिक होना चाहिए, किसको नागरिक नहीं होना चाहिए। फिर कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के ऊपर इसने अपनी कौन कौन सी बातें कही हैं जो हमारे एग्जाम में आएगी। इसके बाद हम जस्टिस के बारे में पढ़ेंगे, यानी न्याय के बारे में, है ना, न्याय के बारे में। फिर हमें इसकी प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे कि प्रॉपर्टी के ऊपर ये क्या कहता है। फिर लास्ट में हमें इसके परिवार, मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूँ ताकि आपको दिख जाए, ये परिवार लिखा हुआ 9th पे परिवार। तो फिर हम परिवार के बारे में जानेंगे कि परिवार के ऊपर इसने क्या बात कही है। फिर इसका टोटल योगदान देखेंगे कि टोटल इसके पूरे जो ये थिंकर है इनके पूरा टोटल योगदान हमारे लिए क्या है और कहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं। ये तो पूरा मैंने यूपीएससी के हिसाब से इसका सिलेबस सेट किया है और यही नेट में आता है, यूजीसी नेट। अगर आप एग्जाम देंगे तो उसमें भी यही आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। इसके बारे में देखो, अगर आपका ऑप्शनल नहीं भी है ना पीएसआईआर, तो भी आप इसको जरूर पढ़ लेना, क्योंकि ये जैसे प्लेटो है, अरस्तू है, ये बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है और इसके बारे में आपको पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि ये फर्स्ट थिंकर है जिन्होंने इतने बड़े लेवल पर अपने विचारों को रखा है। इसी के बाद सारी थ्योरियां स्टार्ट होती है, मतलब जितने भी आप पीएचडी रिसर्चर देखते हैं वो इन्हीं के आसपास अपने रिसर्च को कंप्लीट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है। तो ये 10 टॉपिक हम यूपीएससी के हिसाब से हमारे ऑप्शनल पेपर में पढ़ेंगे। तो आज हम थोड़ा सा इसके परिचय के बारे में बता देते हैं, इंट्रोडक्शन कर देते हैं कि एक्चुअल में अरस्तू कौन है, कहाँ से आया, क्या है क्या नहीं। देखो कोई भी किसी भी थिंकर के बारे में आप पढ़ते हैं तो एक बात याद रखना, उस थिंकर का बैकग्राउंड क्या है वो जब आप जानेंगे ना तब जाके आपको पता लगेगा एक्चुअल में वो थिंकर किस तरह से सोच पाता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी देश में बेरोजगारी है, भूखमरी है ना, ये सब है। तो आपके विचार में कहीं ना कहीं आप कोई भी विचार कर लो, आपके दिमाग में ये चीजें घूमती रहेंगी, आप इससे अपने आप को नहीं बदल सकते हैं। तो इसी तरह अरस्तू के समय में कैसा वातावरण रहा होगा, लोग किस तरीके से सोचते होंगे, ये सारी बातें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे अरस्तू। अरस्तू कौन है, कहाँ से आया, क्या है इसकी पर्सनैलिटी, इसका बैकग्राउंड क्या है। ये सारे टॉपिक अगर जान लेंगे तो आपको कोई भी एग्जाम में दिक्कत नहीं होने वाली है। सबसे पहले हम अरस्तू के जन्म के बारे में देख लेते हैं। अरस्तू का जन्म 384 ईसा पूर्व में हुआ है ना, ये बात याद रखना। ईसा पूर्व हिस्ट्री में आप सभी को पता है, ईसा मसीह के पूर्व के समय को ईसा पूर्व कहते हैं। मकदूनिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मकदूनिया तट के स्टेगिरा नामक स्थान पर हुआ था। तो ये आपको याद रखना, ये यूजीसी नेट में डायरेक्ट फैक्ट के रूप में क्वेश्चन पूछ लेता है। मतलब यूपीएससी में आपको ये सब इतना डीप में नहीं जाना है, बस थोड़ा सा, क्योंकि ये अरस्तू के बारे में पढ़ेंगे तो इस पे क्वेश्चन आता है, तो थोड़ा सा इसके पास्ट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। वह एंथस का जन्मजात नागरिक नहीं था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। सीधा स्टेटमेंट में पूछ लेगा, वो जन्मजात वहां का नागरिक नहीं था, तो आप उसके विचारों के बारे में बताइए, ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा। अभी मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कैसे अरस्तू पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं।
लेकिन उससे पहले आप अरस्तु के बारे में पढ़ लो, फिर आपको बता दूंगा। मकदूनिया में राजतंत्र था। अब मकदूनिया में क्या था? राजतंत्र था और नगर राज्य नहीं थे। अब देखो, ये बहुत दो इंपॉर्टेंट बातें बता रहा है। कह रहा है मकदूनिया में राजतंत्र तो था लेकिन नगर राज्य नहीं थे, यानी वो शहरी राज्य नहीं थे। 17 वर्ष की आयु में वह प्लेटो के कीर्ति, यानी प्लेटो जो था इसका गुरु था। किसका? अरस्तु का गुरु कौन था? प्लेटो था। तो प्लेटो को ये अपना गुरु मानता था और प्लेटो की कीर्ति से आकर्षित होकर एंथस आया था। ये प्लेटो से प्रभावित होकर, याद रखना, इससे पहले मैं आपको प्लेटो पढ़ा चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो वो क्लास जरूर देख लेना, तब आपको समझ में आएगा कि अरस्तु कौन है। तो प्लेटो को ये अपना गुरु मानता था और प्लेटो से प्रभावित होकर 17 ईयर्स का जब ये हुआ, 17 साल का, तो ये कहां पर आया? एंथस में आया। कहां आया भाई? एंथस में। और जन्म कहां हुआ था इसका? जन्म स्थान मकदूनिया। ये याद रहेगा सभी को। तो ये आया, एंथस आया, और इसकी शिक्षा और संस्थान अकादमी से सम्मिलित हुआ। यानी कि जो प्लेटो की संस्था थी, अकादमी खोली थी, तो उसमें ये क्या हो गया? शामिल हो गया। यानी अब जो प्लेटो की संस्था थी अकादमी, ये उसमें शामिल हो गया, उसका स्टूडेंट बन गया। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? प्लेटो का ये शिष्य था। जैसे आप लोग मेरे स्टूडेंट हो, तो ऐसे ही ये प्लेटो का शिष्य रहा है। तो इस टाइप का दिखता था, ये देख लो आप, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अरस्तु के बारे में कुछ और जान लेते हैं, क्या कहता है अरस्तु, वो जान लेते हैं। तो अरस्तु अपने जीवन के 20 वर्ष, यानी कि 17 वर्ष में आया और आगे के 20 वर्ष, यानी 347 ईस्वी पूर्व तक, प्लेटो की मृत्यु तक का समय अकादमी में क्या करता है? ये पढ़ता है, व्यतीत करता है, विद्या ज्ञान में, यानी विद्या का ज्ञान लेता है ये वहां पर। तो ये वहां पर रहेगा 20 सालों तक, है ना। प्लेटो अपने शिष्य अरस्तु की योग्यता से बहुत प्रभावित था। यानी जो प्लेटो था वो अरस्तु से बहुत प्रभावित था। अरस्तु का मतलब इससे बहुत प्रभावित था, क्योंकि ये इंटेलिजेंट था, ये तो आप सभी को पता है। और उसे अकादमी का मस्तिष्क और शरीरधारी बुद्धिमत्ता कहा करता था। कहता था ये जो हमारी अकादमी है, ये उसका क्या है? ब्रेन है। तो सोचो, अब प्लेटो इतना बड़ा दार्शनिक, वो अरस्तु के बारे में ऐसा बोल रहा है, तो यार अरस्तु में कुछ ना कुछ तो रहा होगा ना। ये तो आप सभी को पता है, कुछ ना कुछ तो क्वालिटी रही होगी, तभी तो वो बोल रहा है ना कि ये अकादमी का क्या है? मस्तिष्क है। तो ये सारी बातें याद रखनी है। वो डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा स्टेटमेंट देकर कि प्लूटो अकादमी में किसको मस्तिष्क कहता था और क्यों कहता था, चर्चा कीजिए। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, फिर आपको अरस्तु के बारे में लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख लेते हैं एंथस छोड़ने के बाद क्या स्थिति। अब ये तो आपको पता लग गया, एंथस आया, वो कहां पर आया था? एंथस आया था या नहीं आया था? इससे प्रभावित होकर आया था, प्लेटो से प्रभावित होकर। वो कहां आता है? एंथस में आता है। यहां मैंने आपको बता दिया था, 17 वर्ष की आयु में वो प्लेटो से आकर्षित होकर कहां आएगा? एंथस आएगा। अब एंथस वो आ गया और 20 वर्षों तक रहा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो एंथस छोड़ने के बाद, अब वो एंथस छोड़ेगा, उसके बाद क्या होता है? अब अरस्तु एशिया माइनर यानी ईरान गया, ईरान को बोलते हैं, ईरान गया और वहां उसने अकादमी की एक शाखा स्थापित करी। अब एक अकादमी तो एंथस में थी, है ना। अब एक अकादमी वो कहां खोलेगा? ईरान में। उसने यह निमंत्रित करने वाला राजा हर्मिस था। तो इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट के रूप में आपसे पूछ लेता है कई बार। और वह अरस्तु से इतना प्रभावित हो गया कि उसने अपनी लड़की की शादी उससे करा दी, अरस्तु से। देखो मौज हो गई, है ना। टैलेंटेड पर्सन था, तो सोचा अपनी पुत्री का विवाह इससे करा देते हैं, तो उसने अपनी पुत्री का विवाह इससे करा दिया। तो ये कुछ फैक्ट हैं, क्योंकि इसके बारे जब तक आप इसके पास्ट के बारे में, इसके जीवन के बारे में नहीं जानेंगे ना, तब तक इसके विचारों के बारे में आप नहीं जानेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया, कोई भी थिंकर हो, उसका बैकग्राउंड क्या रहा है और उसके आसपास क्या सिचुएशन थी, उसी आधार पर वो अपने विचारों को रख पाता है। जैसे मेरे विचार क्या है, तो मेरे आसपास जो हो रहा है, मेरी एजुकेशन कैसी हुई, मेरा कौन टीचर था, मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसी से मेरे व्यवहार में प्रभाव पड़ता है। अब देखो, कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके घर में आए दिन झूठ बोला जाता है ना, तो उसका बच्चा भी झूठ बोलेगा या नहीं बोलेगा। तो ये प्रभाव होता है परिवार का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, और यही विचार होते हैं।
अगर आप चोर हैं तो दूसरा व्यक्ति भी आपको चोर ही लगेगा, अगर आप झूठ बोलते हैं तो दूसरा व्यक्ति भी आपको झूठा दिखेगा। तो यही बात आपको समझाना चाह रहा हूं। एंथस छोड़ने के बाद फिर आगे क्या होता है, अरस्तु 3 वर्ष तक आनंद के साथ मजे लेता है अपने जीवन के। हर्मिस के दरबार में ही उसे ईरान का क्या मिलता है, निरंकुशवाद देखने का अवसर मिलता है। अब ईरान में क्या देखेगा वो, निरंकुशतावाद देखेगा, देखेगा या नहीं देखेगा, जिसका उल्लेख वो अपनी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक पॉलिटिक्स में करता है। इसके बारे में मैं अलग से आपको पढ़ाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे सिलेबस में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं पॉलिटिक्स से। अभी पॉलिटिक्स हर आदमी बोल देता है ना, पॉलिटिक्स ये, पॉलिटिक्स वो, पॉलिटिक्स की बात कर रहा है, तो एक्चुअल में पॉलिटिक्स शब्द ही अरस्तु ने दिया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं कि भाई यही तो पॉलिटिक्स का जन्म दाता है ना। तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा इसका बैकग्राउंड देखते हैं। हर्मिस के दरबार में क्या कहता है वो, दरबार में रहते हुए व्यवहारिक राजनीतिक अर्थशास्त्र और राजतंत्र की क्रियात्मक अनुभव प्राप्त करता है। तो इसके दरबार में ये सारी चीजें वो देखता है, पॉलिटिक्स देखता है, इकोनॉमी देखेगा, वो अर्थशास्त्र देखेगा, राजतंत्र देखेगा, ये सब वहां देखेगा। फिर 342 ईस्वा पूर्व वो कहाँ चला जाएगा, मकदूनिया बुलाया गया इसको। 342 ईसा पूर्व इसे मकदूनिया बुलाया गया और मकदूनिया के शासक फिलिप ने अपने 13 वर्षीय पुत्र यानी सिकंदर की शिक्षा का भार इसे सौंप दिया। अब आपको समझ में आया, सिकंदर जिसने पूरे विश्व को जीत लिया, सिकंदर का गुरु कौन था, आप बताइए कौन था, अरस्तु था। तो मकदूनिया इसको बुलाया गया क्योंकि इसके चर्चे तो थे, पूरे सब जगह इसके चर्चे थे, हाँ भाई अरस्तु कोई चीज है। तो अरस्तु को मकदूनिया बुलाया जाएगा और फिलिप जो वहां का शासक था वो अपने पुत्र यानी सिकंदर की शिक्षा का भार अरस्तु को सौंप देगा, कहेगा आज से मेरे बेटे को आप ही पढ़ाओगे। समझ में आया। तो ये है पूरा इसका बैकग्राउंड। तो सिकंदर का गुरु कौन था, अरस्तु था, ये बात आपको याद रखनी। अब क्या होता है, आगे क्या होता है, अब अरस्तु 6 वर्ष तक यहाँ रहेगा, कहां पर, मकदूनिया में। कहां रहेगा, 6 वर्ष तक मकदूनिया में रहेगा। तो सिकंदर अपने गुरु, सिकंदर का गुरु कौन था, अरस्तु। सिकंदर अपने गुरु अरस्तु को बहुत अधिक सम्मान करता था और 335 ईसा पूर्व में सिकंदर ने राजगद्दी पर बैठते ही अपने गुरु के विध्वंस लिखा हुआ क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा, 1 मिनट रुकिए, विध्वस्त नगर को पुनः बनवा दिया। यानी ये अपने गुरु को दोबारा से, उसके नगर को दोबारा से बनवा देगा जब सिकंदर विजय पे निकलेगा। सिकंदर आप सभी को पता है निकलता है भाई घोड़े पे, विजय करने के लिए पूरा विश्व जीतेंगे। तो अरस्तु एंथस लौट आएगा। जब सिकंदर निकलता है विजय के लिए तो अरस्तु वापस लौट आएगा, कहां पर, एंथस। अब आपको समझ में आया, अरस्तु प्लेटो से प्रभावित होकर कहां जाता है, एंथस जाता है और उसके बाद फिर मकदूनिया चला जाता है राजा के बुलाने पर। फिर उसका भार किसको दे दिया जाता है, अरस्तु को, कि भाई सिकंदर का गुरु कौन है, अरस्तु। तो अरस्तु सिकंदर का गुरु बन जाता है, 6 वर्ष तक वहां रहता है। फिर सिकंदर विश्व विजय पर निकल जाता है कि मैं विश्व को जीतने जा रहा हूं, तो वो निकल जाता है। तो अब अरस्तु क्या करेगा, जो उसका शिष्य है वही वहां नहीं है, तो अरस्तु क्या करता है, दोबारा से एंथस लौट आता है और वह एक स्वतंत्र विचारक के रूप में जाना जाता है। उसके बाद वो अपने विचारों को क्या करता है, प्रमाण देता है। फिर वो निष्पक्ष होकर अपने विचारों को लिखता है, बोलता है और लोगों को बताता है। अरस्तु सर्वोत्मुखी प्रतिभा का विलक्षण व्यक्ति था। उसने लगभग सभी विषयों पर अनेक ग्रंथ लिखे हैं। उनके ग्रंथों की संख्या 400 से भी ज्यादा बताई जाती है। इन्हीं के ग्रंथ है, यानी अरस्तु के ग्रंथ पे ये आप देखेंगे ना जाने हजारों लोगों ने पीएचडी की है, लाखों लोग रिसर्च कर चुके हैं। आप समझ रहे हो, अरस्तु छोटी मोटी पर्सनैलिटी नहीं है, ये बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। इसके ऊपर अच्छे अच्छे लोगों ने रिसर्च किया है। हमें मौका मिला हम भी कर लेंगे इसके ऊपर रिसर्च। तो ये पूरा बैकग्राउंड आपको समझ में आया ना, अरस्तु कौन है, क्या है, कहाँ से आया, क्या इसकी आइडियोलॉजी है। मतलब आपको मैंने पहले ही बता दिया है, व्यवहार वहाँ का पर्यावरण कैसा रहा, ये सारा व्यवहार आप इसके बारे में तभी पढ़ पाएंगे जब आगे इसके बारे में हम लोग जानेंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक आप बैकग्राउंड को नहीं जानेंगे आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ये था पूरे अरस्तु का बैकग्राउंड। अब इसके पॉलिटिक्स के बारे में हम जानेंगे कि पॉलिटिक्स में अरस्तु ने क्या कहा,
या इसके और क्या क्या विचार थे, ये सारी बातें हम एक एक करके जानेंगे। यानी राजनीतिक विज्ञान का जनक क्यों कहा गया, राज्य के सिद्धांत क्या है, क्रांति का सिद्धांत क्या है, दासता का सिद्धांत क्या है, नागरिकता क्या है, संविधान क्या है, न्याय क्या है, संपत्ति क्या है, परिवार क्या है और इसका ओवरऑल योगदान। तो ये सारी बातें हम इसकी आने वाले क्लास में देखेंगे। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना और ज्वाइन बटन जरूर ज्वाइन कर लेना, तभी आप मेरी सारी क्लासें देख पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तो इसकी सीरीज आती रहेगी, तो आप लोग इसको जरूर देखना। आगे के सारे टॉपिक में इसी टॉपिक में कराता रहूंगा। पूरी प्लेलिस्ट में आपको पूरा सब कुछ मिल जाएगा और ये ऑप्शनल वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऑप्शनल के जो मेजर टॉपिक है वो मैं आपको करा दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।